नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। हमीरपुर नगर परिषद के लिए कमाऊ पूत बने टाउन हॉल की हालत गत कुछ सालों से खस्ता बनी हुई है, लेकिन इसकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मात्र औपचारिकताएं पूरी कर इतिश्री की जा रही है, जिस कारण दिन प्रतिदिन नगर परिषद टाउन हॉल की हालत खराब होती जा रही है और अब टाउन हॉल की छत भी टपकने लगी है। नगर परिषद हमीरपुर के टाउन हॉल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि टाउन हॉल के अंदर छत पूरी तरह से गल चुकी है और जरा सी बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है। शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल में आए दिन बड़े या छोटे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, लेकिन टाउन हॉल की हालत को देखकर हर किसी को गहरा रोष पनपता है। वहीं इन शादी समारोह व बैठकों के एवज में टाउन हॉल को हर माह लाखों रुपए की इनकम हो रही है, लेकिन इसकी मरम्मत की परवाह नहीं किए जाने से हालत बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष ही टाउन हॉल की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी तक सीलिंग सही ढंग से नहीं हुई है, जिस कारण हालात वैसे के वैसे ही है। स्थानीय निवासी मनु शर्मा का कहना है कि टाउन हॉल की हालत सालों से दयनीय है और टाउन हॉल में जरा सी बारिश पर पानी टपकता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के कार्यालयों में भी छत के खराब होने से फाइलों के खराब होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष नगर परिषद द्वारा घटिया कार्य करवाया गया, जिससे दोबारा टाउन हॉल खस्ता हाल हो गया है। टाउन हॉल की बिल्डिंग बनी, जिसको बहुत जल्दी में तैयार किया गया और अधूरे का उस टाइम प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनसे उद्घाटन करवा दिया गया। अब इस बिल्डिंग की हालात इतनी ख़राब है कि गिरने के कगार के ऊपर है। यानी कि बरसात के मौसम में तो टाउन हॉल का तालाब बना होता है, जो ऑप्स है ऑप्स की फाइलें गिल्ली हो गई, ऊपर से सारा पानी गिर रहा है। अब कहीं जाके कमेटी वालों ने इसके रिपेयर का काम किया है। नगर परिषद के ईओ विजय शर्मा का कहना है कि टाउन हॉल की रिपेयर की कोशिश की जा रही है और इसकी मुरम्मत के लिए बजट का प्रावधान करवाया जा रहा है। उन्होंने माना कि हालांकि पिछले साल भी टाउन हॉल की मुरम्मत करवाई गई थी और जो बचा हुआ मुरम्मत कार्य है उसे अब करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्य को करवाने के लिए डीसी हमीरपुर से भी धन मुहैया करवाने की मांग की गई है। बारिश का पानी जो है वो बरसात में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर भी इसकी जो रिपेयर के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहीं से बजट का प्रावधान होता है तो इसकी रिपेयर करवा दी जाएगी। पिछले साल भी हमने कुछ इसकी रिपेयर करवाई है, जो मेन हॉल के ऊपर का पोर्शन है वहाँ की करवाई गई है। बाकी ये बचा हुआ पोर्शन है, उसकी भी बजट के हिसाब से उसको भी ठीक करवा दी जाएगी। हमारे पास कोई स्पेशली एलोकेटेड बजट नहीं होते हैं। कई बार माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारी हेल्प इसमें करते हैं। उपायुक्त महोदय जी को, जो पिछले बार उपायुक्त थे, उन्होंने यहाँ पर एक बार विजिट किया था, यहाँ दौरा किया था, तो वो इन प्रिंसिपल थोड़ा एग्री भी हो गए थे कि हम आपको जरूर पैसा देंगे। तो अभी हमारे नए उपायुक्त महोदय जी आए हैं, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा बजट हमें मिलता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। नए सत्र 2014-15 की शुरुआत के मौके पर दशकों पुराने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन में हर साल नए सत्र की शुरुआत पर हवन का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें महाविद्यालय के स्टाफ सहित छात्रों ने भी आहुतियां डाली। नाहन के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान यहां किए गए हवन में महाविद्यालय के स्टाफ सहित छात्रों ने भी आहुतियां डाली। महाविद्यालय में हर साल नए सत्र की शुरुआत पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बुद्धिराम शर्मा ने बताया कि राष्ट्र कल्याण के लिए और छात्रों तथा अध्यापकों के बीच तालमेल बना रहे, इसी कामना के साथ हर वर्ष हवन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कामना की गई है कि महाविद्यालय आने वाले समय में लगातार उन्नति की ओर बढ़े और इस महाविद्यालय के छात्र समाज में एक नई पहचान बनाएं। हमारे छात्र छात्राएं सभी ने हवन किया राष्ट्र के कल्याण के लिए, महाविद्यालय की शुभता के लिए, और शिक्षक एवं छात्र वर्ग में सामंजस्य बना रहे, पढ़ने और पढ़ाने वाले समाहित मन से
इस सत्र को प्रारंभ करते हुए ये कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये महाविद्यालय उन्नति की ओर रहें और छात्र अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन में इनका मन संयत रहे। यही हमारा उपलक्ष्य है और यही इसी उपलक्ष्य में इसी उद्देश्य से हवन किया गया और ये हर साल हम इसका आयोजन करते हैं और इस वर्ष भी इसी तरह से आयोजन किया गया। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सिरमौर जिला के कई ग्रामीण इलाके आजकल पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। भारी गर्मी के बीच पेयजल किल्लत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पेयजल समस्या को लेकर नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल नाहन में आईपीएच विभाग के अधिकारियों से मिला और उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया। नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल इलाके में पेयजल समस्या को लेकर आईपीएच विभाग के अधिकारियों से मिला। वर्मा पापड़ी पंचायत के लोगों का कहना है कि पंचायत में पिछले लंबे अरसे से पेयजल किल्लत बनी हुई है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लोगों की माने तो वो पहले भी इस समस्या के बारे में विभागीय अधिकारियों से मिल चुके हैं। हमारा जो कंढी ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी और कंढी वाला नदी पार का जो एरिया है, खास तौर पर हरिजन बस्ती 3-4 मोहल्ले जिनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हम आज कंवर जी से भी मिले और आईपीएच विभाग से एक्शन साहब से मिलने पहुंचे हैं। हमारे यहाँ कोई स्थायी रूप से कोई पीने की कोई स्कीम नहीं है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्री मानसून के बाद अब मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मंगलवार को प्रदेश भर में मानसून की पहली बारिश हुई। बारिश होने से प्रदेश में किसानों बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून के बादल बरस रहे थे। मानसून की दस्तक से प्रदेश में किसानों बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मंगलवार को प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ साथ मानसून की पहली बरसात हुई। किसानों बागवानों का कहना है कि पिछले काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया था और बारिश होने से अच्छी फसल होने की उम्मीद है। बरसात से हमें अपने फसल जो सेब वगैरह का है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले सूखा पड़ा था। अब बारिश होने से सेब में अच्छा साइज़ वगैरह बनेगा, कलर आएगा और माल अच्छा बनेगा। और अगर ज़्यादा बारिश होगी तो सड़कों का टूटने का खतरा रहता है, स्लिप आते हैं और उससे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कमी आ जाती है, दिक्कतें आती है। बाकी मौसम आजकल जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने फ़ायदा रहेगा। बरसात से भी फ़ायदा भी हो सकता है सर, नुकसान भी है। ज़्यादा बारिश होगी नुकसान होगा। अभी जो सूखे के कारण जो है अभी हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अभी बारिश आई, हमारे जो सूखा पड़ा था अभी वो जो बारिश आ गई इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि सेब के लिए भी हमारे साइज़ बढ़ेगा और आगे के लिए भी हमारे थोड़े जो फसल है वो भी उग रही है, क्योंकि उसके लिए हमारा बहुत फ़ायदा भी है। देखिए साहब, अगर टाइमली हर चीज़ होती रहे और ठीक टाइम से होती रहे तो हर चीज़ का फ़ायदा ही है। अगर थोड़ी सी एक्सेस साइड हो जाए तो अब जैसे हम अगर थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं ख्याल करते हैं, एक जगह पर 10-10 बिल्डिंगें खड़ी कर दी, 50-50 बिल्डिंगें खड़ी, लैंडस्लाइड होने का डर हो जाता है, मकान गिरने का खतरा हो जाता है, फसलों के लिए नुकसान हो सकती है अगर इनकेस इट इज़ इन एक्सेस मानसून। अब नीचे भी आप देखते हैं कि ऑल दी रिवर्स दे कम इन टू प्लेट, तो बाकी हर चीज़ ठीक ठाक ही होनी चाहिए। मानसून का ऐसा है जी कि अगर मानसून ठीक बरसती है तो खेती किसानी को सबको बहुत फ़ायदा होता है और इससे जंगलों में भी अच्छी ग्रोथ होती है, पेड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है, बागवानी खेती बाड़ी के लिए बहुत लाभप्रद है। अगर जिस तरह से कि इस बार कहा जा रहा है कि अगर मानसून बहुत कम होगा और बहुत कम बारिश होगी तो इसका किसानी बागवानी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमारे बागवानों के अभी से चिंतित होने की इसकी एक वजह बन गई है कि अगर बारिशें कम हुई तो फसल पे नुकसान पड़ेगा, साइज़ नहीं बनेगा और खेतीबाड़ी पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो इसके अलावा ये जो मौसम कभी ज़्यादा बरसता है, कभी सूखा जाता है, भारी बारिशें होती है, इसका एक और कारण बहुत सारा ये है कि जितना भी ये
जंगलों को नुकसान पहुंचा है। जंगलों के नुकसान की वजह से ये ज़्यादा वर्षों के होना ना होने पर इसका असर पड़ गया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक बारिश का क्रम जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के मध्यम ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अधिक बारिश होने की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश में मानसून साउथ वेस्ट मानसून वो अप्रोच कर गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल मानसून ने दस्तक दी है और लगभग सभी जगह हिमाचल प्रदेश में हल्की से दरमियानी बारिश भी हो रही है। पिछले 24 घंटों में भी हिमाचल के लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई और कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में 1-2 दिन जो बारिश लगातार रह सकती है। आज और कल हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश होगी और जो मिड हिल्स हैं और लो हिल्स हैं उसमें भारी वर्षा होने की भी संभावना है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में अत्याधुनिक स्लाटर हाउस तैयार होने के बाद अब प्रशासन मीट की दुकानों का भी आधुनिकीकरण करने की ओर प्रयासरत है। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में इसी संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मीट व्यवसायियों और निगम अधिकारियों के साथ साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। राजधानी शिमला में मीट मार्केट को आधुनिक और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है और इसके लिए बाकायदा मीट व्यवसायियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है ताकि उन्हें इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह, सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर, पशु जन स्वास्थ्य अधिकारी अरुण सरके, चिकित्सा अधिकारी उमेश भारती और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय मीट व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दुकानदारों को सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं व्यवसायियों ने भी चर्चा के दौरान अपनी समस्याओं और शंकाओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। पशु जन स्वास्थ्य अधिकारी अरुण सरकेक ने मीडिया से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की ओर से 75% ग्रांट इन एड दी जा रही है। दुकानों के नवीनीकरण के बाद लोगों को साफ सुथरा मीट उपलब्ध होगा। हमारा जो मॉडर्न स्लॉटर हाउस है जो दाड़नी का बगीचा कृष्णा नगर में कमीशन हो चुका है, तो अब जो मीट है वो आधुनिक तरीके से करता है, हाइजीनिक कंडीशंस में करता है और ट्रांसपोर्ट जो कोल्ड चेन वैन है उसके माध्यम से दुकानों तक पहुंचाया जाता है। तो अब स्टेप 2 में हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी हमारे शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, चाहे वो नगर निगम की है चाहे वो प्राइवेट शॉप्स हैं, उसका भी आधुनिकीकरण करना है। तो इस विषय में काफ़ी प्रयास किया गया है, लोगों को काफ़ी बताया गया है, बट अब इसमें सब्सिडी का भी पोर्शन है। लगभग 75% ग्रांट इन एड है सरकार द्वारा दी जाती है, जो कि जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश की वो देते हैं। तो आज हमने वहाँ से भी एक्सपर्ट बुलाए हैं जो कि 1-to-1 डिस्कशन पहले प्रेजेंटेशन देंगे, फिर 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और अगर कोई प्रश्न होंगे, जितने भी विक्रेता हैं मीट मच्छी मुर्गा वाले, वो उनसे प्रश्न पूछे। जो दुकान है थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए और आपके जो गैजेट्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, कोल्ड चेन के जो गैजेट्स हैं, कटर्स हैं, पैकिंग का मटेरियल, पैकिंग किस तरीके से करनी है, तो उस विषय में जो भी उनको इक्विपमेंट देना है उसके बारे में वो ज्ञान देंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के समीप दाड़ी में परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए गए किसान मेले की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत किसानों को सब्जी उत्पादन, सिंचाई सुविधाएं, खेतों तक सड़क मार्गों का निर्माण, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षण और किसानों के समूह गठित कर सब्जी उत्पादन और विपणन हेतु तकनीकी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं।
धर्मशाला के दाड़ी में परियोजना के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने की। इस मौके पर सुधीर शर्मा ने कृषि कॉल सेंटर पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं कि किसान कॉल सेंटर से किसानों को पूरी जानकारी मिल पाती है, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ कुछ दूरी पर ही भूमि की नस्ल में बदलाव देखने को मिलता है और कॉल सेंटर में बैठा व्यक्ति उस स्थान की महत्ता को जानता हो, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। इसी दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी। सुझाव है उनकी तरफ से कि अस्थायी तौर पर जो है वो मंडी जब फसल तैयार होती है तो हर डिवीजन स्तर पर दी जाए। मैंने आश्वासन दिया है कि सरकार के स्तर पर इस मसले को उठाएंगे। जिस तरह से अपर हिमाचल में एप्पल की प्रोक्योरमेंट के लिए विभिन्न विभागों से लोगों को लेते हैं और उसमें सेब प्रोक्योर करके जो है वो HDMC जो मार्केटिंग यूनिट है वो लेते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था जो है उसके ऊपर विचार करके इसके ऊपर काम करना होगा। तभी मैं समझता हूँ कि जब उनको उचित मार्केट मिलेगी तभी लोग पीछे की तरफ। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने सरकार और बोर्ड की कार्यप्रणाली पर रोष प्रकट करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोलन में संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर बोर्ड के खिलाफ विरोध जताया। सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने की। बैठक में सभी सदस्यों ने बोर्ड में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर सहमति जताई। उनका आरोप है कि सरकार और बोर्ड द्वारा प्रबंधक वर्ग में ऐसे अधिकारी बिठाए हुए हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने विद्युत बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को जरूरी सामान मुहैया नहीं करवाया जा रहा, जिसमें ब्लैक टेप, यूज वायर, किटकैट और मैगर शामिल हैं। इनके न मिलने की वजह से कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बोर्ड में नए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने और बदला बदली का खेल बंद करने के लिए भी सरकार को चेतावनी दी। देवराज ने कहा कि जुलाई महीने में कर्मचारी जागरण अभियान चलाएंगे और प्रबंधक वर्ग अगर फिर भी नहीं माना तो कुमार हाउस का घेराव किया जाएगा। आज जो बोर्ड में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों से जिस ढंग का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, उसके प्रति बोर्ड में काम करने वाले सभी तकनीकी कर्मचारियों में रोष है और इतना रोष व्यक्त है कि कभी भी अगर विस्फोट हुआ तो बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड, मेरा दोनों से कहना है कि वो कम से कम अपने कहे के ऊपर अमल तो करे। विद्युत बोर्ड में की पोस्टों के ऊपर चार्ज सीटेड और जिनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरीज है, ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधक वर्ग के माथे के ऊपर कलंक है। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तकनीकी कर्मचारी अब तैयार हो गया है। किसी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण सहन नहीं होगा। रात दिन सर्दी गर्मी में तकनीकी कर्मचारी काम करता है, उनके अधिकार उनको दे। बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने ऐसा नहीं किया तो बोर्ड प्रबंधक वर्ग तकनीकी कर्मचारियों का गुस्सा सैलाब को सहने के लिए तैयार है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। देश की आन बान और शान समझे जाने वाला तिरंगा अक्सर सरकारी कार्यालयों में लगा देखा जा सकता है, लेकिन कौन सा रंग ऊपर और कौन सा नीचे आना चाहिए ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और तिरंगा उल्टा लगाना जहां देशवासियों के लिए शर्म की बात है, वहीं ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी है। और ऐसा ही नजारा सोलन नगर परिषद में देखने को मिला। सोलन नगर परिषद में मंगलवार को देखने को मिला कि तिरंगा लगाने वाले कर्मचारियों ने हर रोज की तरह तिरंगा लगाकर अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि तिरंगा उल्टा लगा हुआ है। बड़े अधिकारियों ने भी तिरंगे की तरफ नजर तक नहीं दौड़ाई कि क्या वो सीधा है या उल्टा। करीब 1 बजे कुछ मीडिया कर्मियों की जब इस पर नजर पड़ी तो इस बारे में नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत से पूछा गया। जवाब में वे उल्टा मीडिया पर ही भड़क पड़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पता मीडिया से ही चल रहा है।
कितनी शर्मनाक बात है कि सुबह के वक्त से लेकर अब तक अध्यक्ष ने भी तिरंगे की तरफ एक नजर नहीं देखा। हरकत में आए परिषद के अधिकारी आनन फानन में मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और एक दूसरे पर दोष लगाते दिखाई दिए। मौके से मीडिया के चले जाने के बाद करीब 1:30 बजे झंडे को उतरवाया गया और सीधा किया गया। हालांकि परिषद के कुछ कर्मचारी तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि झंडा उल्टा लगा है। इससे मालूम पड़ता है कि देश के लोग अपने तिरंगे के प्रति कितने सजग हैं। आखिर मीडिया की नजर से देखने के बाद नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने माना कि झंडा उल्टा लगा है और सफाई देते हुए कहा कि झंडा लगाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसा न हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। जो आप कह रहे हैं मुझे तो आपसे पता लग रहा है, पर ये जो बात है पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी है इसमें इंक्वायरी करके हम कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसा रिपीट ना हो इसका ध्यान रखा जाए। स्थानीय निवासी रविंदर सिंह जो नगर परिषद परिसर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देश के झंडे का इतना बड़ा अपमान किसी भी देशवासी के लिए स्वीकार्य नहीं है, जबकि यहाँ तो बात नगर परिषद कार्यालय की है। ऐसे में तिरंगा उल्टा लगाने वालों के अलावा अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस आया था किसी काम से, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो इतने रिस्पॉन्सिबल ऑफिस ने उल्टा टांग रखा है। कलर्स का पता ही नहीं है कि कौन सा कलर ऊपर होना है और कौन सा नीचे होना है। जो कलर सबसे नीचे होना है वो इस टाइम सबसे ऊपर है, तो इतना मतलब एक डिसग्रेस है हमारे नेशनल फ्लैग के लिए। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। उपायुक्त मदन चौहान ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि ये देश के सम्मान से जुड़ा मामला है, इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर परिषद से लिखित तौर पर इसका जवाब मांगा है। तो आप मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जो कर्मचारी रोज फ्लैग को होइस्ट करता है उसको मालूम होना चाहिए कि सेफ्रॉन कलर जो है, केसरी रंग हमेशा झंडे का ऊपर रहता है और ग्रीन कलर जो है नीचे रहता है, वो उसको मालूम होना चाहिए। और अगर ये इस तरह की उसने मिस्टेक की है तो उसके अगेंस्ट जो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत कार्रवाई करना उचित रहेगा। और क्योंकि आप ये मेरे संज्ञान में बात को लाए हैं तो मैं तुरंत जो है अभी ईओ MC सोलन और प्रेसिडेंट MC सोलन को जो है वो तुरंत चिट्ठी लिखूंगा कि भाई ये ऐसा उसने क्यों किया है, और जब उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तो उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऊंचे पदों पर विराजमान अधिकारियों और राजनीति से जुड़े लोगों को अगर अपने तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता तो उन्हें शायद देशवासियों की सेवा से जुड़े पदों पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम 15 रुपए से 35 रुपए तक कम किए जाएंगे। सीमेंट के दामों में कमी प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों और अन्य भागों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिमला में एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश में स्थित सीमेंट इकाइयों ACC, अंबुजा और JP कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ किया कि प्रदेश सरकार ये सहन नहीं करेगी कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश के लोगों को महंगी दरों पर सीमेंट उपलब्ध हो। सरकार ने इन इकाइयों को प्रदेश में संचालन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के साथ साथ पानी, बिजली जैसी अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई हैं ताकि लोगों को सस्ते दामों पर सीमेंट उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए। इससे पूर्व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी सीमेंट कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें सीमेंट के दामों सहित अन्य संबंधित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, इसलिए उन्हें लोगों के हितों की अनदेखी कर अपनी सुविधा और मनमानी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीनों सीमेंट कंपनियों ने सैद्धांतिक तौर पर पड़ोसी राज्य में सीमेंट के मूल्यों के अनुरूप प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सीमेंट के दाम 15 रुपए से 35 रुपए तक कम करने के लिए हामी भरी। प्रदेश के अन्य भागों में सीमेंट के मूल्य को 15 रुपए से 25 रुपए तक कम करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सीमेंट कंपनियां प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों और अन्य भागों में सीमेंट बेचने की तुलनात्मक दरों की त्रैमासिक रिपोर्ट निदेशक उद्योग को सौंपेगी और निर्णय के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के लिए सीमेंट मूल्य निर्धारण का फॉर्मूला भविष्य में भी जारी रहेगा।
मुख्य सचिव पी मित्रा, प्रधान सचिव वित्त डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव उद्योग पीसी धीमान, निदेशक उद्योग राजेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बरसात का मौसम शिमला के साथ लगते विकास नगर के लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं होता। यहाँ हर साल बरसात का पानी इस कदर कहर ढाता है कि स्थानीय दुकानों और रिहायशी मकानों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का गंदा पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लाकर भर देता है। सड़कें और रास्ते टूट जाते हैं और डंगे गिर जाते हैं और यहाँ का आलम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जैसा हो जाता है। इस बरसात के दस्तक देते ही बीती रात एक बार फिर विकास नगर के लोगों को इसी मंजर से गुजरना पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर प्रभावितों को 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं, लेकिन भारी नुकसान और दिक्कतों के आगे ये ऊंट के मुंह में जीरा भर से ज्यादा नहीं है। बीती रात हुई भारी बरसात विकास नगर, आंची और देवनगर के लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आई। बरसात का ये तांडव यहाँ के लोगों को हर साल देखना पड़ता है, लेकिन लोगों की इन दिक्कतों का ना तो नगर निगम प्रशासन और ना ही सरकार कोई स्थायी समाधान करता है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग में कलवटों और अवैध डंपिंग से जमा मलबा इन लोगों की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन प्रशासन बजाय उसका समाधान निकालने आंखें मूंद कर बैठा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार पिछले 3-4 सालों से यहाँ के बाशिंदों को इसी तरह से मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। बीती रात मचे बरसात के इस कहर से दुकानों और घरों में पानी और मलबा भर गया, जिसमें किराए के मकान में रह रही एक छात्रा बाल बाल बची। लेकिन कमरे में घुसे पानी ने इसकी किताबों के साथ साथ इसके घर के पूरे सामान को खत्म कर दिया। सोई थी और जैसे मैं उठी और फिर मैंने देखा जब बेड के पास पानी पहुंचा फिर पता लगा मुझे कि मैं तो बस मर गई। इसमें दरवाजा खोला मैंने और जूते वगैरह बुक सारी गिल्ली हो गई। मुझे ढूंढने मोबाइल सिर्फ मेरे पास बचा था, बाकी कुछ भी नहीं। सारे ऐसे पानी में बह गया और बाहर निकली ना मैं, इतना पानी था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हूँ मैं। तो मैं पड़ोसी के घर गई और खाना भी वहीं पे बनाया सब कुछ। यहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं बचा है। अब मुश्किल है यहाँ पे हर चीज की, क्या करें। तो आपको उसका मुआवजा मिला होगा नुकसान? हमारे को कुछ नहीं मिलना है, क्या मिलना है। हमारे को तो बचाने भी कोई नहीं आया। भैया आए यहाँ पे, इन्होंने पानी निकाला, बाकी कौन आए, कोई भी नहीं। बस अब क्या चाहते हैं, जो नुकसान हुआ है बस उसकी भरपाई हो जाए। भाई मैंने स्टडी करनी है। अब इतनी दूर से रोडू से आई हूँ मैं यहाँ पे। 3 सालों से बरसात की मार झेल रही स्थानीय बुजुर्ग महिला लाख कोशिशों के बावजूद अपने मन का गुबार नहीं रोक पाई। इनकी तो अब मकान की मुरम्मत करने की हिम्मत भी जवाब दे गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन को लोगों का ये दर्द शायद महसूस ही नहीं हो रहा। आपके पहले भी मेरे सारा मकान का ऐसा नुकसान हुआ था, फिर किसी ने कुछ देखा नहीं, ना आए भैया आज ही कल करेंगे, ना किसी ने कुछ दिया, ना अपने आप ही करा मैंने सारा कुछ। अब फिर पड़ गया 3 बार, ये तीसरी बार ये। अब तो मेरा मकान खत्म ही है, सिर्फ किराएदार नहीं मरे अंदर, इतनी मुश्किल, बाकी तो मकान को खत्म है। अगर जो इसको बनाना भी होगा मैंने लैट्रिन का, तो लैट्रिन के लिए कहाँ जाएंगे हम, वो तो पूरी भरी हुई है, सारा खाली नहीं है ना। अगर जो बनानी होगी तो कितना पैसा लगेगा। तो मैं और जात हूँ, मेरी कमी करना बसाऊँ बुरे, और कोई ऐसा नहीं देखता है भाई ये भी तो मेरी भी तो कोई कदर होनी चाहिए, और मेरा नुकसान हो तो गवर्नमेंट जिम्मेदार। हालांकि प्रशासन की ओर से मौके का मुआयना करने के लिए राजस्व विभाग ने 2 पटवारियों को भेजा, जिन्होंने नुकसान का आकलन किया और प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की ओर से 2-2 हजार रुपए भी दिए। प्रशासन की तरफ से यहाँ भेजा गया है, जो यहाँ रात को कल शाम को भारी बारिश से नुकसान हुआ है। मैंने पर्सनली सबकी दुकानें चेक किए और राहत के तौर पर मैंने यहाँ 2-2 हजार रुपये इनको दे दिए। बाकी इसके जो केस बनता है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कितना नुकसान काफ़ी है, 30-40 हज़ार का नुकसान है। बाकी काउंसलर साहब भी साथ है, पूरी टीम यहाँ के लोग सारे लोग साथ हैं। और ये जो ऊपर NH का बताते हैं, वहाँ से सारा पानी डाइवर्ट हो रहा है और इससे जो है घरों में इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ज़्यादा बारिश हो। तो हमने इनको 2-2 हजार रुपये दे दिए, बाकी हमने इनका केस बना। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र चौहान ने बताया कि इस बरसात से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने यहाँ हुए नुकसान की जानकारी दी और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग की दाद दी। बाईपास से नीचे जो विकास नगर की A ब्लॉक, A16-17 विकास नगर की मेन मार्केट, बाईपास से इतनी अंधाधुंध बरसात हुई और मिट्टी और मलबा लोगों के घरों में, मकान में, और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और न केवल विकास नगर में बल्कि आंजी में, देवनगर में 2 पेड़ गिर गए, रोड वहाँ बंद हो गया हुआ है।
डंगे सारे टूट गए हैं, मेन रोड हमारा टूट चुका है और जो पब्लिक पाथ है, मेन रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका आकलन हम कर रहे हैं, कई लाखों में नुकसान हुआ है। और जो पर्सनली लोगों का नुकसान हुआ, जहाँ मलबा और मिट्टी, आज मैं सवेरे 7 बजे यहाँ पहुँच गया था और लोगों को फौरी राहत के तौर पे हमने पटवारी जी और मैंने एसडीएम साहब को सवेरे संपर्क किया था। उन्होंने पटवारी जी को यहाँ भेजा था। कंवर साहब हमारे आए हुए थे यहाँ। 2 पटवारी के अंडर ये सर्कल आता है, जो फौरी राहत के तौर पर हमने 2-2 हज़ार सबको लोगों को यहाँ बांटने शुरू कर दिया। और नगर निगम की तरफ से एक जीसीबी मशीन और बुलडोज़र यहाँ लगा हुआ है जो मलबा और मिट्टी को निकालने का काम कर रहा है। दूसरा, लोगों ने पर्सनली यहाँ लोगों ने बहुत सहयोग किया यहाँ पे, जो रात को यहाँ पूरी रात उन्होंने अपने घर से मलबा और मिट्टी निकाला, जो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभावितों ने सरकार और प्रशासन से राष्ट्रीय उच्च मार्ग में कलवट की हालत सुधारने, पैरापेट लगाने और अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान को रोका जा सके। जो पूरी शॉप्स हैं वो सारी की सारी मलबे से भर चुकी हैं। ये प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके जो डंपिंग कर रहे हैं एनएच के साथ में, और जैसा कि मौसम महोदय ने भी बताया है कि जो कलबटे हैं वो सारी भरी हुई हैं। तो एनएच की गलती की वजह से और एनएच प्रशासन की थोड़ी सी जैसे की वजह से इस पूरे विकास नगर क्षेत्र में हर साल ये दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। तो रात को भी यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश हुई, जिसके चलते हमारी सब दुकानों में जो है पानी भर गया और काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ सामान जो था दुकान से वो बह भी गया। और ये हर साल हमारी दुकानों में हर साल पानी आता है और प्रशासन की ओर से आज थोड़ी बहुत हमारे को राहत भी दी गई है, 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा राहत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये इसका एक ही उपाय है कि जो एनएच का पानी जो डाइवर्ट है वो विकास नगर की ओर डाइवर्ट है। वो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे जो पानी सारा आता है पूरा नाला का नाला जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी बाढ़ आ गई है। और यहाँ पे जो स्कूल है सरस्वती स्कूल, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चली है, इन्होंने भी यहाँ पे जो डंपिंग की गई है, सारा जो बरसात में हर साल पानी आता है तो सारा जो मलबा होता है इनका वो सारा यहाँ सड़क पे आता है और यहाँ पे सारी दुकानों में और पीछे घर हैं तो उनके घरों में घुस जाता है। जैसे कि यहाँ पे पिछले कल जो भारी बरसात हुई, ऊपर से बाईपास से सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल वालों का जो मलबा उन्होंने ढांक के ऊपर डंप कर रखा है, सारा मलबा नीचे आकर दुकानों में घुस गया, मकानों में घुस गया और लोगों का भारी नुकसान हुआ है। ड्रेनेज का उचित बंदोबस्त किया जाए और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल वालों के विरुद्ध जो भी है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूरे इस क्षेत्र का बुरा हाल करके रखा, सारा मलबा यहाँ पे ऊपर जंगल में डंप कर दिया। कल शाम को मतलब बहुत एकदम से इतना ज़्यादा है कि हम मतलब संभाल नहीं रहे, जितना निकालना था उतना हम निकाल चुके। बाकी शटर डाउन करके साफ़ करते रहे, सारे शॉप वाले खुद ही साफ़ करते रहे। बहुत ज़्यादा फ्लड आया, बहुत ज़्यादा कल शाम को ना, और हर साल आता है ऐसे ही, हर साल ही बहुत लॉस होता है सबको। यहाँ पे लगातार अभी 2-3 बार ही बारिश हुई है। अभी मानसून रेन तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस बारिश से इतना नुकसान है कि अगर डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर वो इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस बिल्डिंग को, जिसमें 16 फ्लैट्स हैं, पूरी बिल्डिंग को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इसके साथ ही पूरा विकास नगर जो बाजार, मेन बाजार है, उसको भी बहुत बड़ा खतरा होगा और जिसमें जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि इसके बारे में त्वरित कार्रवाई की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को यहाँ नाला आया है, रोज एक बार नहीं, हमने कई बार सरकार को भी दिया है, डिपार्टमेंट को भी दिया है, ऊपर ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन चली हुई उसको भी दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम कभी भी इसमें दब सकते, ऊपर से पेड़ आ रहे हैं, मलबा आ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। विकास नगर के लोग हर साल सरकार और प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की गुहार लगाते हैं और प्रशासन हर साल उन्हें तसल्ली और आश्वासन देता है। बरसात के बीत जाने के बाद ना तो सरकार को और ना ही प्रशासन को इसके समाधान की सुध रहती है। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को भी तैयार रहना होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।